नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएस अड्डा में। आज हम चार्जेस चैप्टर का पार्ट 2 ले आए हैं। पिछले वाले पार्ट 1 में हमने देखा कि चार्जेस क्या होता है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है और पैसिव चार्ज क्या होता है। इसमें हम इसके प्रोसीजर्स को देखने वाले हैं आज बेसिकली कि कैसे क्रिएट करेंगे चार्ज को, कैसे हमारा जब पेमेंट हो जाएगा उसको चार्ज को हटाएंगे उस मॉर्गेज से। तो वो सारे प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो बिना वक्त जाया करने हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। जो भी प्रॉपर्टी को हमने चार्ज पे दिया है, मॉर्गेज पे दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। जब भी कोई भी चार्ज क्रिएट किया जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन हमें आरओसी के पास करवाना है। आरओसी हमें सभी को मालूम है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो registration should be done within 30 days from the creation of charge in form as CHG1 और for other than debenture in form C। मतलब कि ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन जब भी करवाओगे ना आपको 30 दिन के अंदर करवाना पड़ेगा जहां से भी आपने क्रिएट करवाया। जैसे अब आज तारीख कितनी है, 7 जुलाई। 7 जुलाई के 30 दिन के अंदर मतलब कि आपको 6 अगस्त से पहले आपको क्रिएट करवाना पड़ेगा। किस फॉर्म में, CHG1। CHG मतलब चार्ज फॉर्म नंबर 1, ठीक है। ये डिवेंचर्स के लिए होता है और डिवेंचर्स के अलावा कोई भी अगर किसी इन रिस्पेक्ट में चार्ज क्रिएट किया जा रहा है उसके लिए CHG9 फॉर्म में हमें चार्ज क्रिएट करेंगे, उनको आरओसी को एप्लीकेशन देंगे। फिर क्या आता है, अगर कंपनी जो है 30 दिन में फेल कर जाती है, अगर वो 30 दिन में रजिस्टर नहीं करवा पाती है उस चार्ज को आरओसी के पास में, तो उस कंपनी के पास ये है कि वो 60 दिन में 60 डेज में रजिस्टर करवा सकती है। लेकिन ये 60 डेज कहाँ से काउंट किए जाएंगे, ये 60 डेज वहीं से काउंट किए जाएंगे जहां से चार्ज क्रिएट हुआ था। मतलब कि 7 जुलाई को जहां से क्रिएट किया गया था वहीं से 60 डेज काउंट किए जाएंगे। 7 जुलाई से 60 डेज मतलब कि हमारा 6 सितंबर, ठीक है। अब या तो ये बोल लो, क्योंकि भाई ये लीगल लैंग्वेज है, ये बोल भी सकते थे कि अगर 30 डेज में फेल कर जाओगे तो आप नेक्स्ट 30 डेज में भी चार्ज फाइल कर सकते हो, लेकिन लीगल लैंग्वेज हमेशा टिपिकली रखनी रहती है, इसलिए उन लोगों ने 60 डेज को रेफर किया है, ठीक है। उसमें आप जब भी अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा। फिर आता है इफ कंपनी फेल्ड इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद इन 60 डेज। अगर कंपनी भाई 60 डेज में भी फेल कर रहा है तो अब उसके पास इक्वल लायबिलिटी है, भाई तुम नेक्स्ट 60 डेज में रजिस्टर करवा लो खुद को। अगर 30 डेज में भी नहीं कर पाए, उसके बाद भी नेक्स्ट 30 डेज में नहीं करवा पाए, तो भाई हम एक और 60 डेज दे रहे हैं, उस 60 डेज में आप खुद को रजिस्टर करवा लीजिए अपने चार्ज को आरओसी के पास में। लेकिन उसी के साथ साथ आपको एडविलर फीस भी पे करनी पड़ेगी। अब एडविलर ड्यूटी क्या होता है, एडविलर ड्यूटी होती है कि जो आप पहले 30 डेज में एक नॉमिनल फीस दे रहे थे वो नॉमिनल फीस नहीं दी, फिर हमने बोला कि 60 डेज में करवा लीजिए क्रिएशन, तो आपने एडिशनल शीट दी, एडिशनल फीस दी, ठीक है। आपने वो भी नहीं की तो एडविलर ड्यूटी आती है। एडविलर ड्यूटी होती है कि नॉमिनल फीस की 6 टाइम्स तक, मतलब कि ऐसा नहीं कि 6 टाइम्स ही देनी है, वो आरओसी या कोई भी अथॉरिटी होती है उनके ऊपर है कि उनको कितने टाइम्स आपसे फीस चार्ज करनी है, लेकिन वो मैक्सिमम जो होता है वो 6 टाइम्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इफ कंपनी फेल्ड हो जाए कि भाई वो 120 डेज में भी, अभी सर 120 डेज कहाँ से आए, 60 कर रहे थे हम तो अभी। देखो बेटा, 7 जुलाई से पहले हमने 60 डेज देखे, 7 जुलाई से पहले 30 डेज, फिर हमने बोला 7 जुलाई से ही 60 डेज। 60 डेज में भी आप फेल हो गए, फिर उन्होंने बोला कि भाई नेक्स्ट 60 डेज, तो 6 सितंबर पे आए। 6 सितंबर से हमने 60 डेज देखे, मतलब कि हम 6 नवंबर आ गए, 5 नवंबर आ गए। 5 नवंबर से अब हम देखेंगे कि 5 नवंबर तक भी आप अगर फेल हो गए, 7 जुलाई से आपको कहाँ, हमें अगस्त से सितंबर में करनी थी, सितंबर में भी नहीं की, कहाँ आपने नवंबर में भी नहीं की, तो अब वो आपका चार्ज जो है क्रिएट नहीं हो सकता, अब वो चार्ज रजिस्टर नहीं किया जा सकता। किधर नहीं किया जा सकता, आरओसी के पास में, ठीक है, समझा। और जब भी अगर सॉरी,
तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में 4 ही पॉइंट है। इसका क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट बन के आएंगे कि रजिस्ट्रेशन क्या है, या फिर हो भी सकता है कि केस लॉ में दे दे। केस लॉ में कैसे देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे जानना चाहते हैं कि यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ XYZ लिमिटेड, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जानना चाहते हैं कि उनको चार्ज क्रिएट करना है तो क्या प्रोसीजर है, कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने रहेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। मतलब कि इस बार ना एप्लीकेशन किसने दी है, चार्ज होल्डर के द्वारा, कंपनी ने नहीं दी आरओसी को। जिसने चार्ज होल्डर मतलब कि जिसके पास चार्ज आया है, जो लेंडर ऑफ मनी था, उसके पास चार्ज आया, सिक्योरिटी आई, मॉर्गेज आया, वही अब आरओसी को बता रहा है क्या, इफ कंपनी फेल टू रजिस्टर चार्ज विद इन 30 डेज। अगर कंपनी इनिशियल 30 डेज में ही फेल हो जाती है आरओसी को बताने में, तो चार्ज होल्डर में अप्लाई टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। दो, अगर कंपनी फेल हो गई 30 डेज में, तो चार्ज होल्डर हो सकता है कि खुद से, ऐसा कंपलसरी नहीं है, में लिखा है, मतलब कि हो सकता है कि वो खुद से आरओसी को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दे इन फॉर्म CHG1 या फिर CHG9 में। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फीस कौन सी पे करोगे, एडिशनल फीस हो सकती है या फिर एडवलर फीस हो सकती है। जो भी आप जितना भी पीरियड में लेट हुए हो, 30 डेज में हुए हो या फिर 60 डेज में हो या फिर नेक्स्ट 60 डेज में, उसके हिसाब से आपको फीस पे करना रहेगा। ठीक है, आरओसी के पास जब भी एप्लीकेशन आएगी चार्ज होल्डर के द्वारा, वो पहले कंपनी से पूछेगा, कंपनी को बोलेगा भाई उसने चार्ज होल्डर ने दी है, अब तू मेरे को दे दे, अब तुम मेरे को दो। अब कंपनी को देनी पड़ेगी एप्लीकेशन। अगर कंपनी नहीं कर पाती है, एप्लीकेशन नहीं दे पाती है विद इन 14 डेज पे, कंपनी को खुद का चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा आरओसी से 14 डेज के अंदर, जहां से भी उसको एप्लीकेशन वो नोटिस मिला आरओसी से। अगर वो 14 डेज में भी नहीं कर पाता है चार्ज क्रिएट, कंपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकती, तब जो आरओसी है वो चार्ज क्रिएट कर देगी, रजिस्टर कर देगी, किसके बिहाफ पे, किसकी एप्लीकेशन के बिहाफ पे, चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन के बिहाफ पे। अब सर उसने चार्ज होल्डर ने जो फीस दिया था वो, तो बेटा फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, सच फीस शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम कंपनी। जो भी उसने फीस अगर दी होगी, लेट फीस जो कंपनी की गलती से हुई है, वो सारी फीस जो है आरओसी रिकवर करके चार्ज होल्डर को पे करेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वापस से पढ़ लेते हैं इसको। अगर कंपनी चार्ज को रजिस्टर करने में फेल हो जाती है 30 डेज में, 60 डेज में, नेक्स्ट 60 डेज में, तब क्या होगा कि चार्ज होल्डर खुद से एप्लीकेशन दे सकता है आरओसी को फॉर रजिस्ट्रेशन। उसको फीस अगर पे करना पड़ेगा, और वो फीस जो भी है वो रिकवर की जाएगी कंपनी से और चार्ज होल्डर को पे कर दी जाएगी। आरओसी के पास जब एप्लीकेशन आएगी चार्ज होल्डर की, वो नोटिस भेजेगा कंपनी को कि भाई ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आई है, लाओ तुम मेरे को दो CHG1 या CHG9 जो भी है वो फॉर्म फिलअप करके। ठीक है, और मेरे को बताओ कि ये सही है या नहीं है। अगर कंपनी 14 डेज में कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है आरओसी को, तो 14 डेज के बाद आरओसी उस चार्ज को क्रिएट कर देगी, उसको रजिस्टर कर देगी चार्ज होल्डर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। जब भी क्रिएट मतलब कि जब आरओसी आपका चार्ज एक्सेप्ट कर देगी, रजिस्ट्रेशन कर देगी आपके चार्ज का, तब वो CHG2 फॉर्म में, कौन सा फॉर्म, CHG2 फॉर्म में वो सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगी। और ये सर्टिफिकेट जो है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि ये चार्ज क्रिएट हो गया है, और इस चार्ज का चार्ज होल्डर ये व्यक्ति है या फिर ये बैंक है। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है कि कहीं कोई भी व्यक्ति एक ही प्रॉपर्टी पे ज्यादा मॉर्गेज ना कर दे, एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट पीपल्स को, मैनी पीपल्स को मॉर्गेज ना कर दे, चार्ज क्रिएट ना कर दे, इसलिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और एक कंक्लूसिव एविडेंस दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम से रजिस्टर कर दी गई है।
ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? कौन सा सेटिस्फाई करवा रहे हो आप? कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई? सेटिस्फेक्शन मतलब कि आपका जो पीरियड था 1 साल या 2 साल के लिए जो भी कंपनी ने लोन बोरो किया था, अब उस लोन का रिपेमेंट कर दिया है लेंडर को, तो अब जो चार्ज होल्डर था जिसके नाम पे चार्ज क्रिएट किया गया था, उस चार्ज होल्डर से वापस से कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा। इसको कहते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। कंपनी जो है वो इंटीमेट करेगी आरओसी को सेटिस्फेक्शन के लिए 30 दिन के अंदर। किस फॉर्म में? CHG 4 में। Company shall intimate ROC about satisfaction of charge within 30 days from the repayment in form। कंपनी ने जैसे ही आज 7 जुलाई है, उन्होंने आज पेमेंट अगर कर दिया कंपनी ने, ठीक है, तो कंपनी 6 अगस्त तक आरओसी को बता दे कि भाई मैंने ऐसा सब पेमेंट कर दिया, लो मेरी वापस से जो चार्ज होल्डर का नाम हटाओ और वापस से मेरा नाम उस पे लिख दीजिए, मतलब कि उनका नाम हटा दीजिए उस पे से, प्रॉपर्टी से। इनफॉर्म CHG फॉर्म में हम एप्लीकेशन देंगे। अब भाई इस वाले में ना आप सर बोलोगे इसमें भी लेट विलेट का, वैसे होता है, लेकिन ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि भाई जब कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी कहीं और लगी है तो वही यही चाहेगी फटाफट से उसका लोन रिपे हो और उसकी प्रॉपर्टी वापस से उसके पास आए। उसका असेट है क्योंकि भाई वो एक फिक्स असेट है जो किसी और के पास है, तो कंपनी जैसी रिपेमेंट वगैरह करते हैं ऐसे लोन्स वगैरह का, वो वापस से अपने नाम करवा देते हैं जल्दी से। ठीक है। अगर कंपनी 30 दिन में फेल कर भी जाती है तब भी उसके पास ये लायबिलिटी है कि वो 300 डेज में एडिशनल फीस के साथ एप्लीकेशन दे दे CHG 4 में। 300 डेज कहाँ से आएगा? 300 डेज वहीं से आएगा जहां से रिपे किया, मतलब कि 7 जुलाई से ही 300 डेज देखा जाएगा, ना कि 5 अगस्त से। 30 डेज के बाद नहीं, 7 जुलाई जहां से पेमेंट किया वहीं से 300 डेज देखेंगे। तो इसको वैसे हम ये भी देख सकते हैं 30 + 270 डेज, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है? आरओसी शैल सेंड नोटिस टू चार्ज होल्डर अबाउट द। आरओसी फिर कंफर्मेशन भी तो लेगा भाई चार्ज होल्डर से कि भाई तेरे को पैसा मिल गया नहीं मिल गया। ये जो मेरे पास कंपनी आई है वो बोल रही है कि भाई तुम्हारा नाम अब हटा दें, तुमने कंपनी ने सारा पेमेंट वगैरह कर दिया है, इंटरेस्ट वगैरह के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह जो भी डेट्स वगैरह थे वो सब सेट ऑफ हो गए। अगर चार्ज होल्डर क्लियर कर देता है कि वो बता देता है हाँ मेरे पास सारा अमाउंट आ गया है, तो कंपनी जो है सेटिस्फाई कर देगी चार्ज होल्डर के पास भी 14 डेज का टाइम पीरियड है, उसको हाँ या ना 14 डेज में बताना है, अपना ऑब्जेक्शन बताना है। ठीक है। अगर 14 डेज में नहीं बता पाती तो आरओसी भाई इसमें वो नहीं करती किसी के रूप में। वो 30 डेज, अगर 40 डेज में आपका रिप्लाई नहीं आया चार्ज होल्डर के, वो तो सेटिस्फाई कर देगी चार्ज को, वो यही मानेगी कि कंपनी ने चार्ज जो है सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है। एक पॉइंट आता है, अगर कंपनी को जो नोटिस है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का, अगर खुद चार्ज होल्डर ने ही बताया है कि भाई मेरा सारा रिपेमेंट अगर हो गया है तो अब इस असेट से मेरा नाम हटा दो, तो इस केस में कंपनी जो है चार्ज होल्डर को कोई नोटिस नहीं भेजेगी। भाई वही बता रहा है, अब उसको ही वापस से नोटिस भेजना तो बेवकूफी है ना, तो उसको तो हम बताएंगे ही नहीं, उस केस में हम उसको नहीं बताएंगे। ठीक है। और आरओसी जो है इशू कर देगी सर्टिफिकेट इन फॉर्म CHG 5 में। इसमें बता देगी कि भाई जो कंक्लूसिव एविडेंस था वो अब हटा दिया गया है, इस कंपनी ने इस असेट पे जो चार्ज क्रिएट किया था वो अब सारा डेट्स वगैरह पे कर दिया गया है, अब ये प्रॉपर्टी जो फ्री है और फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के वापस से हम पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी जो है 30 जैसे लोन पे कर देगी वहां से 30 डेज में CHG 4 में नोटिस देगी आरओसी को कि भाई मेरा सेटिस्फाइड कर दो, चार्ज को हटा दो, अब चार्ज होल्डर का नाम उस पे से, और मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस दिलवा दीजिए। अगर कंपनी फेल कर जाती है तो 300 डेज है उसके पास कि वो आरओसी को बताए। आरओसी को जैसी एप्लीकेशन मिलेगी वो अपना नोटिस भेजेगी किसको? चार्ज होल्डर को, उससे पूछेगी क्या ये बात सच है कि तुम्हारा लोन रिपे वगैरह हो गया है तो मैं फ्री ऑफ चार्ज कर दूं उसका। अगर 14 डेज का टाइम पीरियड होता है चार्ज होल्डर के पास, उसको अपना ऑब्जेक्शन देना पड़ता है, हाँ या ना।
अगर 14 डेज में नहीं बता पाया तो आरओसी आपका चार्ज जो है फ्री कर देती है, चार्ज होल्डर से उसका नाम हटा देगी चार्ज पर से। ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।